हेलो एवरीवन। आई होप आप सबका आज का मॉक अच्छा रहा होगा। तो उसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। बट उसके आंसर डिस्कस करने से पहले अगर आप DU LLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक पेड कोर्स लेकर आए हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था और इसको लेके जो सारी डिटेल्स हैं वो इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो के थ्रू आपसे शेयर करेंगे या कल मॉर्निंग में। और जिस कोर्स के लिए जिसमें मॉक टेस्ट और कुछ रिलेवेंट स्टडी मटेरियल जैसे करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो इसके रिगार्डिंग आप जो है वो कल से रजिस्टर करा सकते हैं। ये एक पेड कोर्स है और इसके बाद इसमें जो आपके सब्जेक्टिव और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे वो परसों से स्टार्ट हो जाएंगे और ये आपके एंट्रेंस के डेट तक चलेगा। तो पूरी डिटेल देखने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था MRTP एक्ट 1969 वाज रिप्लेस्ड बाय। सबसे पहले MRTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, अगर ना भी पूछी गई तो ये आपको पता होनी चाहिए। मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 का एक्ट है जिसे कंपटीशन एक्ट 2002 ने क्या किया था, वो रिप्लेस्ड किया था। कंपटीशन एक्ट 2002 में भी काफ़ी बाद में अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसके बाद इसे इसलिए यहाँ पे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसको रिप्लेस किया गया था। इसके साथ ही द टर्म इंटरनेशनल लॉ वाज कॉइन्ड बाय। जो टर्म इंटरनेशनल लॉ है वो किसने कॉइन किया था, वो बेंथम ने किया था। इसके साथ ही नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बिहाइंड यूनाइटेड नेशंस चार्टर। यूनाइटेड नेशन से आपके अप्रॉक्स और 5 क्वेश्चन DU LLB में तो पूछे ही जाते हैं। वैसे DU LLB का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे, बस एक मोटा मोटा आइडिया है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा या करंट अफेयर, बट आपको अपना सारा सिलेबस कवर करना है। जैसे कि हम प्रीवियस कुछ टाइम से देख रहे हैं, पिछले 2 साल में अगर हमने देखा तो NT ने जब से इंटरेस्ट कंडक्ट कराना शुरू किया है, मैथ्स का पोर्शन ना के बराबर हो गया है, रीजनिंग पोर्शन भी काफ़ी कम हो गया है। तो आप इन पे आप इतनी ज़्यादा मेहनत ना करें, लेकिन बाकी जो है आप इन पे ज़रूर करें। इंग्लिश भी जो है अब वो एवरेज कर दी है, जैसे कि 5-6 क्वेश्चन ही अराउंड जैसे पिछले साल पैसेज आया था। तो आपको इनके अलावा बाकी सारे जितने भी सेक्शन हैं उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब इसके साथ इसका करेक्ट जो आंसर है, जो प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशंस चार्टर के बीच में है, वो सॉवरेन इक्वालिटी टू ऑल नेशंस, यानी जितने भी नेशंस इसमें हैं उन सभी के बीच में सॉवरेन इक्वालिटी। और यूनाइटेड नेशंस के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स पर लागू होते हैं जो स्टेट इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैक्टा सेंट सर्वांडा, इसका क्या मतलब होता है? एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। ये किसके लिए कैसी ऑब्लिगेशन होती है? पैक्टा सेंट सर्वांडा का क्या मतलब होता है कि जो ट्रीटी है, ट्रीटी जो भी यहाँ पे जो भी स्टेट है वो उस ट्रीटी की पूरी तरह से ऑनर करें, उसका पूरी तरह से सम्मान करें। और यहाँ पे ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है और इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री जो है वो एक स्टेट की तरह रिप्रेजेंट की जाती है और यहाँ पे इसका मतलब होता है टू ऑनर द ट्रीटी। ट्रीटीज़ जनरली होती क्या है? ट्रीटीज़ होती हैं एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ट्रीटीज़ होती हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट। कन्वेंशंस अलग होते हैं। कस्टम्स जो हैं, जिसे कस्टम में बेसिकली होता है यूजेस, जो इतने साल से जो प्रैक्टिसेस काफ़ी सालों से यूज़ होती आ रही हैं, उसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कॉन्टीन्यूटी है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कस्टम को बनाते हैं। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द आउटकम ऑफ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद में आया है? तो ये गेट एग्रीमेंट के बाद में आया है। तो जो यहाँ पे ये गेट एग्रीमेंट है, जनरल एग्रीमेंट है जो ट्रेड एंड टैरिफ का, इसके बाद में इसे हटा के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया है जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इसके बाद में ये मैचिंग है, इसमें जो कैवेट का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से काइंड ऑफ एक वार्निंग जो क्या हो, इसका क्या मतलब होगा कि पूरी तरह से अवेयर होना, वार्निंग होना। कैवेट एक्टर का मतलब क्या है कि लेट द डूअर बी ऑन हिज गार्ड।
यानी कि इसका फर्स्ट का ऑप्शन 5th है और सेकंड का ऑप्शन 4th है। अब इसके बाद कैविट एम्पेटर, इसका मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर, यानी जो पर्सन खरीद रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जिस चीज़ को खरीद रहा है उसको बहुत अच्छे से जांच ले, उसको पूरी तरह से चेक कर ले। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपने जो लीगल एप्टीट्यूड या लीगल प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस पढ़े होंगे उसमें काफ़ी इसका यूज़ होता है। कैविट सब्सक्रिप्टर, इसका मतलब होता है लेट द पर्सन सिंगिंग, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बी ऑन हिज गार्ड, यानी कि जो पर्सन जो है साइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी चीज़, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको चेक करे। नेक्स्ट है कैविट वेंडिटर, लेट द सेलर बी ऑन हिज गार्ड, यानी कि लेट द सेलर बी अवेयर। हिज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट व्हेन अ लेजिस्लेशन इज सेड टू बी प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव, ये वर्ड बहुत इसमें आपको यूज़ होते हुए दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक प्रेजेंट डेट है, अगर कोई लॉ इस दिन आया है और अगर हम उसको प्रोस्पेक्टिव देखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जिस दिन ये लॉ आया है वो एप्लीकेबल होगा फ्यूचर के लिए, बाद के लिए। जनरली कोई भी लॉ आता है तो वो जिस डेट को आया है उसके बाद ही जो है वो यूज़ में होता है, तो ये तो प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि इट मीन्स इट कैन बी अप्लाइड फ्रॉम फ्यूचर डेट। बट समटाइम्स कुछ लॉज ऐसे होते हैं, जैसे कि अभी हमने डॉटर्स के राइट्स को लेकर एक जजमेंट आई थी 2020 में आई थी, शर्मा, विनीत शर्मा करके है, आई एम नॉट श्योर, बट शर्मा करके जजमेंट है। तो उसमें जो है विमेंस के जो राइट हैं उसको, डॉटर के राइट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि वो पिछले जिस दिन भी लॉ पास हुआ है उसके पहले के जो भी मतलब केसेस हैं उन पे भी एप्लीकेबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी बहुत इजी था ये क्वेश्चन, उबी जस एबी रेमेडियम, कि जब कहीं पर गलत है, इफ़ देयर इज़ अ रॉन्ग, अगर कोई रॉन्ग है तो वहाँ पे क्या होगी, आपके पास रेमेडी अवेलेबल होगी। करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एकॉम्प्लिस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ऑफेंस में तो पार्टनर था, ठीक है, ऑफेंस में उसने मिलके उसके साथ क्राइम किया है, बट यहाँ पे एकॉम्प्लिस अप्रूवर भी कई बार बनता है, अप्रूवर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एकॉम्प्लिस को हम बहुत इजी लैंग्वेज में समझे तो क्राइम पार्टनर, यानी कि जो आप ऑफेंस कर रहे हो उसमें आपका पार्टनर होना, और अप्रूवर इसके साथ हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जो आपके साथ पार्टनर है यानी जो आपका एकॉम्प्लिस है, अगर वो खुद को बचाने के लिए या कई बार जो ऑफेंस किया है उसने उसको एक्सेप्ट करे या गवर्नमेंट के सपोर्ट में उसी के ऑफेंस को पूरा बताते हुए इसी के खिलाफ गवाही दे, तो यहाँ पे वो अप्रूवर भी बन जाता है, यानी कि फ्रंट टू कोर्ट का वो एक तरह से विटनेस बन जाता है, गवाह बन जाता है। एक्विटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? एक्विटल का मतलब होता है कोर्ट का डिसीजन ऐसे आया है, किसके फेवर में आया है? यहाँ पे डिफेंडेंट के फेवर में आया है कि डिफेंडेंट जो है वो गिल्टी नहीं है, डिफेंडेंट ने कोई कुछ नहीं किया है और वो बिल्कुल उसको बरी कर दिया जाता है, तो ये एक्विटल है। एक्विटल के साथ आपको एक वर्ड और समझना ज़रूरी है, कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक्विट नहीं होता है तो वो कन्विक्ट होता है, यानी कि उसको सज़ा मिलती है। एक्ट ऑफ गॉड बहुत सिंपल है ये। एक्ट ऑफ कोड यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो नेचुरल कॉजेज़ के थ्रू हुआ है, और इसमें एक्सेप्शन मिलती है एक्ट ऑफ गॉड में, काफ़ी जो इसमें टॉर्ट के केसेस होते हैं तो उसमें ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है एक्ट ऑफ गॉड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका 3rd, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो मोरल, फंडामेंटल और लीगल राइट और इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन टू गो ऑन स्ट्राइक बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास किसी भी तरह इस स्ट्राइक का कोई राइट नहीं है, कोई फंडामेंटल, लीगल और इक्विटेबल ज्यूरिसडिक्शन उनके पास नहीं है कि वो स्ट्राइक में जाएं? तो ये यहाँ पे टी के रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे एक केस क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कांट बी अमेंडेड।
अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे हैं तो केशवानंद भारती का केस ऐसा है कि सबको इसके बारे में पता होना चाहिए और सभी को पता भी होता है। तो केशवानंद भारती का केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स तो हो सकते हैं, बट उसके बेसिक फीचर्स जो हैं उसको प्रीएम्बल जो है वो बेसिक फीचर में आता है, एक प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो उसका बेसिक फीचर है उसमें बिल्कुल भी अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डाई। आर्टिकल 21 इंक्लूड करता है राइट टू डाई। ये किस केस में कहा गया था? पी रत्नम के केस में कहा गया था। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसके साथ जियान कौर का केस पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 21 अगर ये कहता है राइट टू लाइफ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन के पास राइट टू डाई भी है। तो ये अरुणा शाबनम वाले केस से आया था ये, तो इस जजमेंट को देखा गया ये इसकी अपोजिट है। तो जब भी अगर आप पी रत्नम केस को ध्यान में रखते हैं तो जियान कौर का केस भी ध्यान में रखें, क्योंकि जियान कौर के केस में इस केस की जजमेंट को ओवररूल किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जिसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया। इसका ईयर भी कई बार पूछ सकते हैं, ईयर के साथ इसके प्रोविजन डेफिनेटली दे कैन आस्क। तो इसमें आर्टिकल 45 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या इंक्लूड करता है? ये इंक्लूड करता है एजुकेशन के बारे में, और ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन से रिलेट करता है, जिसमें बच्चों की अर्ली जो एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए PN भगवती। PN भगवती ने जस्टिस PN भगवती ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। इसके साथ ही यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आता है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है? ये वो रिलेशनशिप, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप एक्चुअली इसका आंसर है अ डॉक्टर हैज़ अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विथ हिज पेशेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिलेशनशिप यहाँ पे जो किस पे बेस्ड है, वो ट्रस्ट पे बेस्ड है। अब अपने डॉक्टर को सब कुछ बताते हो, जैसे कि एडवोकेट है, वकील, अब जब कोई मर्डर करता है तो उसके पास भी किस चीज़ का राइट होता है कि वो खुद को प्रेजेंट करे, अपने काउंसिल के थ्रू प्रेजेंट करवाए। और यहाँ पे अब इसका मतलब ये नहीं है, वकील को इनकेस मान लो पता भी है उसने मर्डर किया है, लेकिन वो उसको डिफेंस कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो अक्यूज्ड पर्सन है और जो उसका वकील है, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है। तो ये क्या है? ये रिलेशनशिप है, इनके बीच में एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट है इन सिविल एक्शन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज। तो यहाँ पे ये तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, लेकिन सिविल एक्शन में मोस्टली यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लॉजिकल और रीजनेबल बेसिस पर भी सिविल एक्शंस लिए जाते हैं। और अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो यहाँ पे जो है वो क्या होता है? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। किसी भी रीजनेबल डाउट से यहाँ पे अगर 1% भी रीजनेबल डाउट है इन केसेस में, सिविल और क्रिमिनल एक्शंस में, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट होने पर वो बेनिफिट जो है वो अक्यूज्ड पर्सन यानी डिफेंडेंट के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस क्या होता है? सबसे पहले तो कॉग्निजेंस जैसे मजिस्ट्रेट है, अगर हम CRPC का सेक्शन 190 190 पढ़ें तो उसमें जो है वो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। तो कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब होता है कि वो जज के मजिस्ट्रेट जो है उनकी नॉलेज में आ गया है, उनके नोटिस में आ गया है, यानी कि एक अराउजिंग जुडिशियल नोटिस, एक जुडिशियल नोटिस जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है उसके बेसिस पे वो नोटिस जाता है। जो वो इन्फॉर्मेशन या तो हो सकता है उन्हें खुद मिली हो या किसी और पर्सन के थ्रू मिली हो, या तो वो पर्सन जो है FIR के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे कहते हैं FIR, जो सेक्शन 154 में बात की गई है FIR की, तो यहाँ पे जो है वो कॉग्निजेंस होता है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 154 ऑफ CRPC, सेक्शन 154 ऑफ CRPC जो FIR के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है? ये डिफेमेशन
से रिलेट करता है, जैसे डिफेमेशन हम पढ़ते हैं, ये आईपीसी के अंदर भी पनिशेबल है। तो इसमें हल्का सा फ़र्क क्या होता है कि जैसे आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप उसकी तारीफ़ कर रहे हो, बट आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, आप उसकी तारीफ़ ना करके आप उसको डिफेम कर रहे हो। तो ये आपका होता है इन्यूएंडो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। वोटिंग राइट कम्स अंडर, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन रहती है कि ये वोटिंग राइट जो है लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है। तो वोटिंग राइट यहाँ पे हमारा जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है वोट देने के लिए, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे इसको लीगल राइट से कंफ्यूज नहीं करना है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कहीं कहीं आपको लीगल राइट बिल्कुल देखने को मिलेगा, तो बट ऐसा होता है कि कई बार ऐसे यूनिवर्सिटी में देखा गया है कि कुछ यूनिवर्सिटी इसका आंसर लीगल राइट भी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी एक्सेप्ट करती हैं, बट हम डीयू में देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक्सेप्ट होता है। तो ये है, और इसके साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में अगर हम बात करें तो वो 326 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में बताया गया है। उसमें बस ये बताया गया है 326 में कि हमारा जो वोट होगा वो किस तरह से होगा, जो भी 18+ हैं उन सभी को वोट देने का राइट होगा बिना डिस्क्रिमिनेशन की। तो यहाँ पे द मीनिंग ऑफ द टर्म क्वासी, क्वासी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एज इफ इट वर, यानी कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही वैलिड है, ये नहीं है। तो एज इफ इट वर, जैसा ये था वैसे ही है, मतलब ये क्वासी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? सबसे पहले जो केस है अगर हम देखते हैं आईपीसी में सब्सटेंटिव जो लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉज होते हैं, इसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है केस को आगे बढ़ाने में क्या करता है, एक काउंसिल की तरह काम करता है, स्टेट के काउंसिल की तरह। तो जिसमें क्या होती है, गवर्नमेंट एक पार्टी के तौर पे देखी जाती है। तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है जिसमें काउंसिल ऑफ द स्टेट इन द केस वेयर गवर्नमेंट इज अ पार्टी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ राइट टू ईच अदर्स कंपनी, दैट इज दिस राइट इज कॉल्ड कॉन्जुगल राइट्स। हस्बैंड और वाइफ के जो राइट्स होते हैं वो कॉन्जुगल राइट्स होते हैं एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट है द डॉक्ट्रिन रूल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ केशवानंद भारती। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, ये क्वेश्चन, इसका आंसर भी केशवानंद भारती है। नेक्स्ट है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द हाई कोर्ट जज आर पेड आउट ऑफ। तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस जो हैं वो यहाँ पे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इसमें से पे किए जाते हैं। दैट इज़ यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। डैमेजेस आर अवॉर्डेड एक्सेप्ट इन वन केस। जो डैमेजेस होते हैं वो टॉर्ट में बिल्कुल प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉर्ट में कोई पनिशमेंट नहीं है बट डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जैसे कि एक पार्टी ने ब्रीच करा है, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन बी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जिसकी वजह से ए को लॉस हुआ, तो ए के डैमेजेस जो हैं वो अवॉर्ड किए जाएंगे, बी उसके डैमेजेस को पे करेगा, कंपनसेशन पे करेगा उसके लिए। अगर लाइबल सूट है यहाँ पे तो उसके लिए भी बिल्कुल डैमेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब जो क्रिमिनल कंडक्ट है, अगर क्रिमिनल कंडक्ट है तो उसके लिए पनिशमेंट होती है, उसके लिए डैमेजेस नहीं दिए जाते। अगर ए ने बी का मर्डर किया है तो यहाँ पे कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे बट यहाँ पे ए को पनिशमेंट मिलेगी। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फाइन इम्पोज किया जाता है या कंपनसेशन विक्टिम को ग्रांट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ पनिशमेंट भी है। तो यहाँ पे हम क्रिमिनल कंडक्ट में डैमेजेस को नहीं इंक्लूड कर सकते क्लियरली, क्योंकि क्रिमिनल कंडक्ट के लिए पनिशमेंट ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हैडेड अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। इसमें वीपी सिंह, आई.के. गुजराल और चंद्रशेखर, इन तीनों ने ही यहाँ पे ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स, सबसे लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर मैं कहूँ तो जैसे कि मुझे 5,000 का लॉस हुआ, मुझे 10,000 का लॉस हुआ, हम यहाँ पे बता सकते हैं। अगर ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ए जो है वो यहाँ पे किसने भी अमाउंट का अगर हम ले लें कि 10,000 रुपये का क्या करेंगे, मान लीजिए ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 10,000 रुपये के चावल देना, लेकिन बी ए ने उसको पैसे दे दिए और लेकिन बी ने उसे चावल नहीं दिए या ख़राब चावल दे दिए, तो उस पर कोई भी चीज़ है उसमें उसको लॉस हुआ, तो
तो यहाँ पे अमाउंट क्लियर है। बट अगर यहाँ पे जैसे डिफेमेशन का केस है, डिफेमेशन के केस में आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल भी डैमेजेस नहीं बता सकते कि कितना आपको लॉस हुआ, लेकिन लॉस आपकी रेपुटेशन का हुआ है। रेपुटेशन के लॉस को आप कितने अमाउंट में बताओगे, नहीं बता सकते। तो ऐसा जो डैमेज जो क्या होता है, बिल्कुल भी प्री डिटरमाइंड नहीं होता है पहले से, और यहाँ पे डैमेज टू बी असेस्ड बाय अ कोर्ट एज देयर इज नो प्री डिटरमाइंड। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लेकिन अगर हम टॉर्ट पढ़ते हैं तो टॉर्ट में हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, जिनको आप जो पहले से डिफाइन नहीं होते। क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है, यहाँ पे एक सिविल रॉन्ग है क्राइम, तो यहाँ पे प्राइवेट रॉन्ग नहीं है क्राइम। और क्राइम इज़ अ पनिशेबल, क्राइम में जो है पनिशमेंट मिलती है क्रिमिनल कंडक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फोर्स इज यूज्ड टू कॉज बॉडीली पेन, ये एलिमेंट है, डिसीज और इन्फर्मिटी टू एनी पर्सन, इट इज़ कोल्ड। यहाँ पे अगर ये क्लियर है आईपीसी के सेक्शंस में, ये बिल्कुल हर्ट की डेफिनेशन है। ये अगर आपको बॉडीली पेन हो रहा है, आपको कोई भी ऐसा एक्ट कर रहा है एक पर्सन जिससे दूसरे पर्सन को बॉडीली पेन हो रहा है, या कोई डिसीज़ हो जा रही है, या कोई इन्फर्मिटी हो रही है, तो ये क्लियरली एक क्या है, हर्ट है। परमानेंट डिप्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ एदर आइज इज एन ऑफेंस। अब हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों में फ़र्क है। हर्ट नॉर्मल होती है, यहाँ पे अगर कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, आपको पेन हो रहा है, अगर आपने किसी ने आपको एक नॉर्मल डंडे से मारा, आपको पेन हो रहा है, आपको हर्ट है। लेकिन ग्रीवियस हर्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट इससे अलग होती है, इसमें परमानेंट डिप्राइवेशन होता है। जैसे कि टूथ, आपका किसी ने दांत तोड़ दिया, आपका हाथ तोड़ दिया, आपको कान पे इतनी ज़ोर से मारा, आपको कभी सुनाई नहीं देगा, तो कभी ना सुनाई देना। अगर 1-2 दिन नहीं दे रहा तो दैट इज़ नॉट ग्रीवियस हर्ट। बट आपको कभी सुनाई ना देना, किसी ने आपके मुंह पे इस तरह से मारा, आपके दांत टूट गए, अब दांत कभी नहीं आएंगे, ये आपके परमानेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरी तरह से टूट जा रहे हैं, ये परमानेंट आपको हर्ट है, तो ये ग्रीवियस हर्ट में आएगी। ग्रीवियस हर्ट में एक चीज़ और है कि अगर किसी ने आपको ऐसे मारा है कि आप 20 दिन या उससे ज़्यादा समय तक क्या होते हो, बीमार होते हो, तो यहाँ पे जो है क्या है, वो भी ग्रीवियस हर्ट में आती है। नेक्स्ट है द वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिकेट्स। तो वर्ड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बेसिकली ये सबको इक्वल जस्टिस दिलाने के लिए ये आया है, तो इसका मतलब यही होता है, ये एक सबको जस्टिस प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, इन कोर्स थ्रू कोर्ट्स, कोर्ट यहाँ पे सबको जस्टिस प्रोवाइड करती है। पब्लिक, ये पब्लिक है, पब्लिक बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किए जाते हैं, तो पब्लिक बिल्स यहाँ पे पार्लियामेंट के थ्रू क्या किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। नेक्स्ट है द प्रूफ ऑफ इंसैनिटी लाइज ऑन। इंसैनिटी यहाँ पे क्या है कि आप बिल्कुल भी, आप एक तरह से अनसाउंड माइंड थे, आप जो ऑफेंस हो रहा है उसको नेचर को समझने के लिए अनेबल थे, आप उसके नेचर को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका जो डिफेंस है, ये एक डिफेंस है, यानी कि आपने ऑफेंस किया है और आप ये कहते हो कि मैं तो इंसेन पर्सन था और मैं इसका डिफेंस लेना चाहता हूँ, मुझे पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका बर्डन होगा ये प्रूफ करने का, ये ऑफकोर्स यहाँ पे अक्यूज्ड के ऊपर होगा, क्योंकि ये नॉर्मली जो है अगर इंसैनिटी ना हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ गिल्टी प्रूफ करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन पर होता है, लेकिन इंसैनिटी प्रूफ करने का, डिफेंस देने का प्रोसिक्यूशन जो पर्सन डिफेंस ले रहा है उसके ऊपर होता है। नेक्स्ट है अ बिल बिकम्स एन एक्ट। एक बिल जो है वो एक्ट कब बनता है, एक बिल जब एक्ट बनता है जब वो दोनों हाउस से क्या होता है, पास होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट की एसेंट लगती है, प्रेसिडेंट की एसेंट लगने के बाद जो है वो क्या होता है, पूरी तरह से एक्ट बनता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, व्हेन इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस एंड एसेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। लीगल पर्सन, एक लीगल पर्सन क्या होता है, अब यहाँ पे जनरली हम पर्सन तो सब सुनते हैं, लेकिन लीगल पर्सन वो होता है जो राइट टू ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स कैपेबल है, राइट बिंग्स यानी उसके कुछ राइट्स हैं, और ड्यूटी बियरिंग यूनिट्स यानी कि वो उसके अपने कुछ राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज़ जो हैं उसके ऊपर हैं, वो उस पर्सन के लिए हैं। तो हु नोज लॉ, ये तो नहीं हो सकता जिसे लॉ मालूम है वो एक लीगल पर्सन नहीं, ज़रूरी नहीं है वो एक लीगल पर्सन भी हो।
हु इज़ इन्वॉल्व इन लीगल केसेस दैट इज़ नॉट, अगर किसी के ऊपर लीगल केस चल रहा है तो वो वहाँ पे अक्यूज्ड माना जाएगा, ये डिफेंडेंट होगा, बट वो लीगल पर्सन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एक्ट इज फॉरबिडन नॉलेज बिकम्स, अगर किसी एक्ट में फॉरबिडन है, आप कुछ भूल गए, आपको नॉलेज नहीं है, तो वो पूरा तरह से इमटेरियल होगा। तो यहाँ पे कई बार ये भी होता है कि आप इसके साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ ये भी देखते हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है अगर आपका, तो वो आपका एक एक्सक्यूज़ होता है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वो आपका कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन को लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अदर देन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अलग है मिस्टेक ऑफ लॉ से। ये इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। मेंस रे का मतलब होता है गिल्टी माइंड, और इंटेंशन जो है यहाँ पे एक इसेंशियल एलिमेंट मानी जाती है ऑफेंस में। नॉलेज ऑफ फैक्ट ज़रूरी है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, मिस्टेक ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए टेक्स प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड, एक प्रॉपर्टी लेता है जो जेड से बिलोंग करती है, आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, in good faith believing that at the time when he takes it that the property belongs to himself, A is not guilty of theft। अगर ए को यहाँ पे ए की गुड फेथ है तो ये थेफ्ट नहीं है, बट यहाँ पे बट लग गया, जो चीज़ पूछी जा रही है यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इफ़ ए आफ्टर डिस्कवरिंग हिज मिस्टेक, अगर ए अपने मिस्टेक को जानने के बावजूद डिसऑनेस्टली क्या कर रहा है, उसको अप्रोप्रिएट कर रहा है प्रॉपर्टी को अपने यूज़ के लिए, तो यहाँ पे ही इज़ गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो यहाँ पे वो किसके लिए यहाँ पे लाइबल होगा, यहाँ पे एक्चुअली एक तरह से पूरा आंसर ही यहाँ पे आपको विजिबल हो गया है, तो वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए होगा, आपको क्वेश्चन में नहीं विजिबल होगा ये। तो करेक्ट ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्ट सेंस में, A intentionally gives B a shortcut sufficient to cause, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, sufficient to cause death of a man in the ordinary course of nature। अगर जनरली किसी व्यक्ति को वो मारा जाता है, उस तरह से अटैक किया जाता है, शॉर्टकट दिया जाता है, तो वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। B dies in consequence, B मर जाता है। तो इन यहाँ पे रेफर टू रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस, आपको ये केस डिसाइड करना है। तो इसके इश्यूज क्या उभर के सामने आ रहे हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि ए यहाँ पे किस चीज़ के लिए लाइबल होगा। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मर्डर, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ए इज़ कमिटेड नेदर कल्पेबल होमिसाइड नॉर मर्डर। ए ने बिल्कुल यहाँ पे मर्डर किया है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन क्लियरली बता रही है सफिशिएंट टू कॉज ऑफ द डेथ। अगर यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की मृत्यु हो रही है तो यहाँ पे वो क्लियरली मर्डर होगा। मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड से एक स्टेज आगे का है, यानी कि मर्डर ज़्यादा हाई क्राइम है और कल्पेबल होमिसाइड उससे थोड़ा अंदर में आता है। तो जितना भी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं कि मर्डर एक स्टेप ऊपर है और उसके नीचे यहाँ पे आता है कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड डाई इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस, जो अक्यूज्ड की वाइफ है वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो है उस वो डेड हो जाती है। देयर वाज हिस्ट्री ऑफ हरेसमेंट एंड क्रुएलिटी कॉज्ड टू हर बाय इन लॉज एंड द हस्बैंड। द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिकेट बाय द CFSL रिपोर्ट फाउंड सिम्टम्स ऑफ क्रुएलिटी, उसकी बॉडी पे या कहीं पर सिम्टम्स मिलते हैं क्रुएलिटी के। द अक्यूज्ड वाज चार्ज अंडर सेक्शन 304 क्लॉज बी एंड सेक्शन 498 क्लॉज ए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑफेंस हुआ है अगर फैक्टर सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं। सबसे पहले तो फैक्टर सर्कमस्टांसेस ये हैं कि उसके साथ हरेसमेंट हुआ था, क्रुएलिटी हुई थी और उसके फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ, ये मतलब था उसके इन लॉज के खिलाफ। तो यहाँ पे 304 का बी जो है वो इसके बारे में बात करता है, डाउरी डेथ से रिलेटेड, और 498 क्लॉज ए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रुएलिटी के बारे में कह रहा है, तो वो बिल्कुल इसके अंदर में लाइबल होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड बी एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट बेल अंटिल ₹500। यहाँ पे पी ने बी को अरेस्ट किया और बेल के लिए रिफ्यूज़ कर दिया जब तक कि
until rupees 500 was paid and released him only when the amount demanded was paid. तो यहाँ पे क्या ऑफेंस कमिट हुआ है? P is not guilty of extortion. P is liable for misuse of his position. P is guilty of extortion and none of the above. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि एक्सटॉर्शन में ये क्या होता है कि आप उस पर्सन को जब तक थ्रेटन करते हो, जब तक आप जो मनी या आप जिससे डिमांड कर रहे हो, जब तक वो डिलीवरी उसकी हो नहीं जाती. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Miss Rita agreed to sing at Balram's Theatre for a period of 6 months belonging from 1st January 1972. She further agreed not to sing at any other theatre during this period. तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ये नहीं है. ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल पूरी तरह से वैलिड है, क्योंकि ये किसी भी तरह से यहाँ पे इनवैलिड नहीं है और रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, X lent rupees 20,000 to Y to enable Y to obtain divorce from, enable कर रहा है Y को obtain divorce from her husband. Y in turn promises that she will marry X. Y ने यहाँ पे क्या प्रॉमिस करा? She will marry X after getting the divorce. Y obtained divorce and refused to marry to X. अब क्या यहाँ पे एक्स वाई को क्या कर सकता है? सू कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर किसी को इस तरह से मैरिज के रिगार्डिंग या ट्रेड प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग अगर रिस्ट्रेन कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा. और जब तक उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है या कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जो इस इंटेंशन से नहीं किया जाता कि हम लीगल उसको इन्फोर्सिबल करेंगे, तो यहाँ पे वो क्या होगा? बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बीइंग इंडेप्टेड टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपीयर टू बी अनकॉन्शियसनेबल. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? ये नहीं होगा. ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट के इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ए इंडेप्टेड है बी को, और यहाँ पे जो मनी लेंडर है वो ऑफ हिज विलेज, यहाँ पे मनी लेंडर बी मनी लेंडर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फ्रेश लोन के लिए हुआ था, तो ये बिल्कुल वैलिड है. नेक्स्ट है, टू बेट्रे अ नेशन इज़ एन ऑफेंस एंड पनिशेबल विद डेथ. तो यहाँ पे ये कौन सा है? ये ट्रीजन होता है. सेडिशन और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे बेट्रे है और सेडिशन में यहाँ पे आप एग्रेसिव हो जाते हो, दोनों में फ़र्क है. शाहबानो केस किससे रिलेट करता है? शाहबानो केस यहाँ पे एक डिवोर्सी वाइफ जो है उसके मेंटेनेंस से रिलेट करता है. यानी कि एक मोमडन जो मुस्लिम महिला है, अगर उसका तलाक हो जाता है तो वो उसके बाद अपने पति से मेंटेनेंस के लिए जो है वो एलिजिबल है, उसके पति को उसको मेंटेनेंस देना होगा. कैपिटल ऑफेंसेस रिजल्ट इन, कैपिटल पनिशमेंट हम जनरली सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में. जनरली बहुत ज़्यादा तो खैर कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती है, रेयरली ही दी जाती है. तो कैपिटल पनिशमेंट कौन सी होती है? सेंटेंस टू डेथ. कैपिटल ऑफेंसेस रिजल्ट इन सेंटेंस ऑफ डेथ. हु इज रेसिडिविस्ट? रेसिडिविस्ट कौन होते हैं? हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी कि वो ऑफेंसेस बार बार करते रहते हैं. एक बार ऑफेंस किया, पनिशमेंट मिल गई उनको, पनिशमेंट काट के आ गए, फिर दोबारा से वो ऑफेंस कर दिया, तो वो हैबिचुअल ऑफेंसेस होते हैं. तो आईपीसी के अंडर काफ़ी सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें हैबिचुअल क्रिमिनल के लिए जो पनिशमेंट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है. कई बार एक बार ऑफेंस किया है तो अलग पनिशमेंट है, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार वो ऑफेंस आपने रिपीट किया है, रिपीट ऑफेंडर्स काइंड ऑफ, तो उनके लिए पनिशमेंट अलग है. अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर्स डेथ. अगर एक जो बच्चा है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ है तो उससे पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे. तो इसके साथ ही जैसे आप हमारा जो पेड कोर्स है उसको एक बार देखिए, उसमें आपके लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगी, और करंट अफेयर्स, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी. तो उसे शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू. और आपके कोई भी अगर डाउट हो उसके रिगार्डिंग, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.